हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सोशियोलॉजी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को जो हाइपोथीसिस या उपकल्पना क्या होती है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। तो उपकल्पना जो है इसको अन्य भी नामों से पुकारते हैं। इसको हम परिकल्पना भी कहते हैं या प्राकल्पना भी कहा जाता है। उपकल्पना जो है दो या दो से अधिक चरों के बीच अनुभव मूलक संबंधों का अनुमानित वितरण है और जिसको हम मात्र अनुमान से ही बनाते हैं, जिसका परीक्षण करना अभी बाकी होता है। अर्थात उपकल्पना जो है किसी समस्या को लेकर जो है बनाई गई पहले से अनुमान लगाने वाली एक प्रश्नों की सूची है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को बना लेते हैं, अनुमानित तरीके से परिणाम उसके निकाल लेते हैं, लेकिन इसकी जांच और परख करना बाकी होता है। ये इसमें एक विशेष बात होती है कि इसमें जो है अनुमान से ही कोई नई बात शामिल होती है और उस बात की जांच परख करना आवश्यक होता है, तभी हम जो है उसके उपकल्पना सत्य है या असत्य है इसके विषय में हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो जब कभी रिसर्च करना होता है, रिसर्च से पहले उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और उपकल्पनाओं के आधार पर ही, उसके बेस पर ही जो है आगे बढ़कर उनकी समस्या को जो है समझकर उसी के आधार पर चला जाता है और अंत में जब हम पूरा रिसर्च कर लेते हैं तब हम ये बता सकते हैं कि उपकल्पना के क्या परिणाम निकले, उपकल्पना सत्य है या असत्य साबित हुई। तो उपकल्पना मात्र अनुमान है और अनुमान लगाकर ही व्यक्ति जो है अपने रिसर्च कार्य को प्रारंभ करता है और रिजल्ट जो है वो पूरा अनुसंधान के वास्तविक अनुसंधान के बाद ही वो घोषित कर सकता है। तो उपकल्पना ये हुई। इसके बाद हम इसके शाब्दिक अर्थ को बता रहे हैं। उपकल्पना जो है हाइपोथीसिस, हाइपो और थीसिस दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो जो ये हिंदी जो हाइपोथीसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है, उपकल्पना। हाइपो मीन्स क्या होता है, काल्पनिक, और थीसिस मीन्स होता है प्रस्तावना। तो इस प्रकार से हाइपोथीसिस का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक प्रस्तावना। तो कल्पना करके ही वो प्रस्तावना तैयार की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा इसका शाब्दिक अर्थ। इसके बाद कुछ जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने उपकल्पनाओं की परिभाषाएं दी हैं। तो उनमें से हम देखते हैं, सबसे पहले जो परिभाषा दी है यंग की। यंग के अनुसार यंग ने कहा है एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। तो एक कार्यवाहक का विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, या तो सिद्धांत से उत्पन्न होते हैं, उपमा से उत्पन्न होते हैं, संस्कृति से उत्पन्न होते हैं, या जो है व्यक्तिगत अनुभव से उत्पन्न होते हैं। जैसे व्यक्तिगत अनुभव व्यक्ति का हुआ कि ये समस्या है और इसके ये परिणाम निकलेंगे, तो इस तरीके से उपकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है जो हमारे कार्य को आगे बढ़ाती है रिजल्ट परिणाम के लिए। इसके बाद गुडे एवं हेड के अनुसार उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। अर्थात प्रमाणित करने के बाद जब हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, पूरे रिसर्च पर थीसिस लिखने के बाद ही हम इस उपकल्पना के रिजल्ट को, परिणाम को घोषित कर सकते हैं कि हमारी उपकल्पना सही थी या
गलत थी। चूंकि ये अनुमानित है इसीलिए इसको सत्य नहीं माना जा सकता है। तो ये जो है डेफिनेशन गुडे एवं हेट ने इस तरीके से दी है। इसके बाद उपकल्पनाओं के प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है, इसको 3 भागों में बांटा गया है उपकल्पनाओं के प्रकार को। तो पहला है आनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं। अनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाओं के अंतर्गत दैनिक जीवन में आने वाली जो चीजें हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार, प्रतिमानों पर आधारित चीजों को लेकर रिसर्च किया जाता है या उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं। किसी विचारधारा को लेकर, किसी मान्यताओं के ऊपर, निषेधों के ऊपर जो जिनको करना वर्जित होता है, तो ये इस पर आधारित उपकल्पनाएं बनती हैं। सेकेंड नंबर पे है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं। तो ये उपकल्पनाएं कैसी होती हैं? तार्किक संबंधों का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति जो है आपस में जो अंतर संबंध होते हैं, तो अंतर संबंध चूंकि जो हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन उन संबंधों का परीक्षण करने के लिए जो उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं। तो ये चूंकि जो होती हैं, ये जो बहुत जटिल इसलिए कहा गया है क्योंकि अंतर संबंध का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है, तो इसलिए इनका ये नाम दिया गया है। अब थर्ड नंबर पे देखिए, विवेचनात्मक चरों से संबंध, विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं। तो ये किस तरीके की उपकल्पनाएं होती हैं? अंतर संबंधों का परीक्षण करने के लिए भी होती है तथा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, जो परिवर्तन हुआ है उसका कारण क्या है, उसके परीक्षण के लिए भी इन परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये इस तरीके से ये 3 प्रकार की उपकल्पनाएं होती हैं जो कि निर्मित की जाती है, बनाई जाती है, अनुमानित होती हैं। इसके बाद हम आपको उपकल्पनाओं की विशेषताएं बताने जा रहे हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहली होती है अवधारणात्मक स्पष्टता। अवधारणात्मक स्पष्टता से मतलब है कि इसकी ये विशेषता होती है कि जो भी उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाए तो उसकी भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए जो सरलता से सबकी समझ में आ जाए, आसानी से सबकी समझ में आ जाए। तो ये भी एक इसकी विशेषता होती है कि उपकल्पना के निर्माण के समय भाषा जो है बहुत ही सरल प्रयोग की जानी चाहिए, जो स्पष्ट हो और समझ में आने वाली है। इसके बाद दूसरी जो विशेषता होती है उपकल्पना की, वो विशिष्टता तथा यथार्थता। किसी सामान्य चीज को लेकर उपकल्पना नहीं बनाई जाती है। कोई ऐसी गंभीर समस्या, कोई ऐसी जो है बात, कोई ऐसी विशेष बात, इसीलिए लिखा गया है विशिष्टता तथा यथार्थता। यथार्थता से मतलब क्या है? जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता समझ में आती है और जो विशेष, किसी विशेष उसको लेकर बनाई गई है, तो ये जो है उसीलिए इसमें कहा जाता है कि जो उपकल्पना की यथार्थता होनी चाहिए और इसमें विशिष्टता भी होनी चाहिए। इसमें इस गुण या विशेषता का भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर पे देखिए अनुभविक संदर्भ। तो उपकल्पनाएं जो बनाई जाती हैं वो अनुभव के आधार पर बनाई जाती है। हमने बताया आपको, या तो अनुभव से, जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं व्यक्ति के, उसको आधार मानकर कल्पनाएं बनाते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं, या फिर संस्कृति या फिर सिद्धांतों से जो निकलता है उसको लेकर, या उपमाओं से। तो इस तरीके से उपकल्पनाओं का निर्माण जो है यही चारों चीज़ों से होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि अनुभविक संदर्भ। तो अनुभव पर आधारित जो है उपकल्पनाएं होती हैं, इनकी ये भी विशेषता होती है। नेक्स्ट है सरलता एवं प्रासंगिकता। तो उपकल्पना की ये विशेषता होती है कि सरलता एवं प्रासंगिकता। इसमें क्या होता है? उपकल्पनाएं जो होती हैं उनका निर्माण कैसा होता है? सरल होता है तथा विषय से संबंधित होता है। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि किसी पर भी मतलब टॉपिक आपका नहीं है उससे रिलेटेड उपकल्पना का निर्माण कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो आपका टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड उपकल्पना का निर्माण किया जाएगा और उसी का आगे चलकर जो है आप रिसर्च करेंगे और अपना रिजल्ट देंगे।
तो ये कैसा होता है, सरलता एवं प्रासंगिकता इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता की उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित मतलब जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जो भी इसमें दिया गया है तो उससे ही संबंधित चीज़ों से इसका परीक्षण किया जाना चाहिए, अदर से नहीं। तो ये भी एक इसकी विशेषता होती है उपकल्पना की कि उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित ही इसका निर्माण किया जाता है, उसी से इसका परीक्षण होता है, उसी से इसकी प्रामाणिकता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है विशेषता इसकी सिद्धांतों से संबंधित। तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी सिद्धांत के ही उपकल्पना का निर्माण किया जाए। उपकल्पना का निर्माण सिद्धांतों से संबंधित होता है और किसी सिद्धांत को लेकर ही किसी उपकल्पना का निर्माण किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता होती है। तो इस तरीके से आज आपने इसका शाब्दिक अर्थ और परिभाषाएं, उपकल्पनाओं के प्रकार और उपकल्पनाओं की विशेषताओं के विषय में आपने जो जानकारी ली है, तो आपको समझ में आ गया है कि ये उपकल्पना है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जब कोई पीएचडी करने के लिए, है ना, छात्र जब पीएचडी करता है तो पीएचडी करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप पे उसको उपकल्पना का निर्माण करना पड़ता है, उसी के बेस पर अपने रिजल्ट जो है वो प्रस्तुत करता है, उसी के आधार पर चलता है और उसी के आधार पर चलकर वो अपने रिजल्ट घोषित करता है। और उपकल्पना सत्य है या असत्य है, उसके बाद ही इसके परिणाम को बताया जा सकता है। तो इसीलिए उपकल्पना को हम क्या कहते हैं कि ये अनुमानित है, काल्पनिक है, इसका नाम ही कल्पना है, परिकल्पना, तो ये अनुमानित ही है। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू। अगले लेक्चर में मैं फिर मिलूँगी।